हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट्स एफर्ट्स इन डीलिंग विद एयर पोल्यूशन। देखो, जब आपको क्वेश्चन आएगा ना मेंस में, तो सिंपल 2-3 पैरामीटर पर तो आपसे बातें पूछी जाएंगी, और स्पेशली भी सरकार क्या क्या कर रही है, कुछ सोल्यूशन भी तो दो, और क्या सोल्यूशन सरकार लेके आई है। तो खास तौर पर दिल्ली के ऊपर फोकस्ड है जो जो सोल्यूशन, उसके बारे में जरूर आपने याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। पहला है जी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। भी जब आपका एयर पोल्यूशन बढ़ रहा हो तो ग्रेडेड मतलब जैसे जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ेगा उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप स्ट्रिक्ट मतलब सख्त नियम, सख्त आपका प्लान एग्जीक्यूट होंगे। जैसे पहले आपने कह दिया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम कर दो, फिर बंद कर दो, ट्रकों का आना बंद कर दो, है ना। जैसे जैसे अगर एयर क्वालिटी कंट्रोल में नहीं आएगी तो उस हिसाब से आप उसके ऊपर पाबंदियां लगाते जाओगे। तो मेन है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये मेन है इसके लिए, दिल्ली की पोल्यूशन के लिए। अंडर इट वेरियस मेजर्स आर अडॉप्टेड, वेरियस एक नहीं कई, ठीक, इन स्टेप वाइज मैनर। कैसे? स्टेप वाइज, एक लिया मेजर, बात नहीं बनी, फिर एक और सोल्यूशन अडॉप्ट किया, फिर एक और, ऐसे इन रिस्पॉन्स टू द डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी। तो अगर एयर क्वालिटी हमारे काबू में ना आए तो उस हिसाब से सख्त और सख्त ऐसे नियम, ऐसे एक्शन लेकर आने हैं। एज द एयर क्वालिटी रीच सर्टन थ्रेशोल्ड अकॉर्डिंगली मेजर्स आर अडॉप्टेड। ठीक है जी, सर्टन थ्रेशोल्ड, ऐसे पैरामीटर तय किए हैं। अगर इस पैरामीटर से एयर क्वालिटी ज्यादा गड़बड़ हो गई, हाँ, तो फिर और सख्त मेजर्स लाने हैं। तो जी आपने देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, पर अगर मेंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने लिख दिया ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ठीक है, तो एग्जामिनर कम से कम समझ आएगा भी हाँ भाई साहब, इसको पता है कि ये एक एक्शन प्लान है जो सरकार लेकर आई है। अच्छा जी, इफ एयर क्वालिटी इज मॉडरेट टू पुअर, ठीक, देन मेजर्स अडॉप्टेड इंक्लूड मॉडरेट से पुअर। तब क्या क्या करना है? देखो, स्टॉप गार्बेज बर्निंग, जो आपका कूड़ा करकट है उसको जलाना बंद करना। बैन ऑन फायर क्रैकर्स, पटाखों पर बैन। मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑन रोड्स, मशीनों के द्वारा ऐसे, जैसे ट्रक सा होता है उसके नीचे पंखे से लगे होते हैं, ब्रश लगे होते हैं उनको, तो वो मशीन ऐसे चलती है तो वो घूमते रहते हैं और सड़क को साफ भी करते रहते हैं, धूल मिट्टी सब हटा देते हैं। एनफोर्स पोल्यूशन कंट्रोल इन थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है जी, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हमने पढ़ा 70% हमारी एनर्जी कोल फायर्ड प्लांट से आती है, कोयला जलाकर जो इलेक्ट्रिसिटी है कोयले से आती है। तो ये बहुत अधिक पार्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह भी और भी हानिकारक गैसेस एमिट करते हैं। तो इनके ऊपर भी क्या करो, कंट्रोल करो। होगी बात। अगर फिर भी बात नहीं मानी और बनी और एयर क्वालिटी क्या होगी, बहुत पुअर होगी, तो क्या करना है हमने? स्टॉप यूज ऑफ डीजल जनरेटर सेट्स। देखो, एक बात याद रखनी है, जब आप कहीं से प्राइमरी सोर्स से ये मैटर पढ़ोगे ना, तो वहां पर डाटा दिया होता है। अगर पार्टिकुलर मैटर इतने से इतने हो गया, इतने से इतने हो गया, तो वो शायद आप पूरा का पूरा याद ना रख पाओ। इसलिए अपने आंसर को एक जनरल सा रखना है। अगर मॉडरेट टू पुअर है तो जे वाले मेजर्स, अगर वेरी पुअर है तो जे वाले मेजर्स। स्टॉप यूज ऑफ डीजल जनरेटर सेट्स, डीजल जनरेटर नहीं यूज करने। इंक्रीज बस एंड मेट्रो सर्विसेज, जो हमारे मास मोबिलाइजेशन है, बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम बस मेट्रो वगैरह का यूज अधिक करो। एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मेट्रो सर्विस, मेट्रो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो, अधिक मेट्रो चलाने लग जाओ। स्टॉप यूज ऑफ कोल फायरवुड इन होटल्स एंड ओपन ईटरीज। ठीक है ना, कोयले का और लकड़ी का यूज होटलों में और ओपन ईटरीज, ओपन मतलब ये खुले में जलाकर जो बनाते हैं खाना, वो उसमें ईटरी होती है जो, तो जैसे बारबेक्यू वगैरह ऐसी चीजें लगाकर, है ना, तो उसको बंद करना थोड़ा। ओपन आपने आग नहीं जलानी खाना खुना बनाने के लिए। ऐसे ऐसे मेजर्स है, तो आपने सारे रट्टे नहीं लगाने, आपने बस मेन बात बता देनी है और समझ लेना है कि ऐसे 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 मेन हमने और मेजर्स लाने हैं। तो अगर एयर क्वालिटी बहुत ही अधिक सीवियर हो जाए, पुअर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाए, सीवियर हो जाए, फिर क्या करें? इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑफ रोड। तो जो हम मैकेनाइज्ड स्वीपिंग करते थे उसको और बढ़ा दो, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो। ठीक है जी,
स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन रोड्स, आप देखना दिल्ली में जब पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है तो ऐसे वाटर टैंकर पानी की छिड़काव करते हैं सड़कों पर, ऐसे वाटर स्प्रिंकलर, क्योंकि पानी अपने में जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं ना, एयर में पोल्यूशन होता है, उसको अपने में मतलब कि अटैच करवाकर जमीन पर ले आता है। क्लोज ब्रिक किल्न्स, ईंटों का भट्ठा बंद कर दो। हॉट मिक्स प्लांट्स, ठीक है जी, और स्टोन क्रशर वगैरह जहां पर ऐसे पोल्यूशन होता है उसको बंद करो। शट डाउन बदरपुर पावर प्लांट, तो दिल्ली के पास बदरपुर पावर प्लांट है, उसको बंद कर दो। इंट्रोड्यूस कंसेशनल रेट्स टू एनकरेज ऑफ पीक ट्रेवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। ऑफ पीक मतलब जैसे मान लो दिल्ली में सुबह और शाम को जब ऑफिस शुरू होते हैं या बंद होते हैं तब बड़ी भीड़ होती है, ठीक, तो कोशिश करो इस पीक आवर्स के पीक टाइम के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा दिया जाए। ऑफ पीक ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप भी पीक टाइम के अलावा बाद में ट्रांसपोर्ट में सफर करें। जैसे मान लो कि किसी ऑफिस ने अपना टाइम चेंज कर दिया है पीक टाइम से के अलावा, वो उनका टाइम ऑफिस टाइम सुबह और शाम वाला नहीं है, बाकियों के मुकाबले थोड़ा चेंज है, तो फिर उनको कंसेशन दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि वहां पर जाने के लिए जो जनता है वो पीक टाइम पर घर से नहीं निकलेगी, ऐसे ऐसे चीजें लेकर आओ। अच्छा जी, अगर सीवियर प्लस हो जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाए, इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए, तो क्या करना है? स्टॉप एंट्री ऑफ डीजल ट्रक्स इन दिल्ली, एक्सेप्ट एसेंशियल कमोडिटीज, तो ऐसे ट्रक जो डीजल से चलते हैं उनकी दिल्ली में एंट्री बंद कर दो, ठीक। जो एसेंशियल कमोडिटीज लेकर आ रहे हैं उनको छोड़कर बाकियों की एंट्री बंद कर दो। स्टॉप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को स्टॉप कर दो, ठीक है जी। इंट्रोड्यूस ऑड इवन स्कीम, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। शटिंग ऑफ स्कूल बंद कर दो, ठीक है। आप देखो जब बहुत ही ज्यादा एयर क्वालिटी खराब हो जाए ना, तो तब जे मेजर्स है, स्टॉप स्कूल बंद कर दो, तो ये वाले मेजर्स आपने जरूर याद रखने हैं। जब एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाए तब कौन कौन से मेजर्स है, एग्जामिनर ऐसी चीजें पूछ सकता है, संभावना है, ठीक है जी। देखो होता क्या है, जब आप सारा याद करोगे आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, आपने जे वाला आकर मिस कर दिया, पर जे वाला ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जब एयर क्वालिटी सीवियर प्लस हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तब क्या करना है, ठीक है जी। तो आपको ये वाले पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, ठीक है जी। गवर्नमेंट हैज ड्राफ्टेड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पर क्लीन एयर के ऊपर भी एक प्रोग्राम बनाया है। वो क्या कहता है? इट एम्स टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। इंस्टीट्यूशनल, देखो सिंपल बातें करने से बात नहीं बनेगी, और अगर हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं होगा ना तो प्रोग्राम इंप्लीमेंट भी नहीं होंगे। एक प्रॉपर ताना बाना तय करना पड़ेगा। तो इसी के अंतर्गत, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने क्या कहा है सरकार ने कि एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को हम बनाएंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे, किसके लिए? टू मॉनिटर एयर क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना है, एक बात। कैरी आउट स्टडीज टू अंडरस्टैंड द हेल्थ इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो इन पोल्यूशन से हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में पता करना है। एंड प्रिपेयर ए नेशनल एमिशन इन्वेंटरी, नेशनल लेवल पर एमिशन इन्वेंटरी बनाओ भी, हाँ भाई इतने लेवल तक का पोल्यूशन ठीक है, उससे मतलब हम सह सकते हैं, एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाएगा, इतने लेवल तक का नहीं, अच्छा इन्वेंट सिर्फ एक स्थान के लिए नहीं, डिफरेंट एरिया के लिए ऐसे प्रॉपर बनाओ। आपको पता होगा कितना पोल्यूशन है, कितनी जनता वहां रह रही है, क्या क्या उसके हेल्थ इफेक्ट्स है, तो उस हिसाब से आपने एक एमिशन इन्वेंटरी बना देनी है। हाँ भी इस एरिया में इतना सा पोल्यूशन ही आप निकालना कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा जी, और इवन स्कीम इसी के तहत है। बैनिंग द एंट्री ऑफ डीजल ट्रक्स, ये हो गया। ग्रीन और जीरो एमिशन क्रैकर्स, ऐसे पटाखे जिनसे पोल्यूशन बहुत कम होता है। बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वेन नीडेड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बैन कर दो, ठीक है जी। स्टेट्स आर हेल्पिंग फार्मर्स फाइनेंशियली टू यूज हैप्पी सीडर्स। हैप्पी सीडर होते हैं कि छोटी सैपलिंग खेत में लगाना, बिना जो आपके पहले पैडी खेत है उस खेत में मीन आग लगाए बिना, ठीक है। जो पैडी के रिमेन्स है उसी में क्या है, नई सैपलिंग, नई पौधे छोटे छोटे लगा देने, ऐसी मशीन है ये।
तो अब ये मशीनें किसान तो नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी है, तो इसके लिए सरकार हेल्प करेगी फार्मर्स की फाइनेंशियली, पैसे के रूप में। मीन जैसे कुछ ऐसे सेंटर बना दिए जाएंगे जहां पर ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं और कम किराया देकर किसान वहां से ये मशीन लाकर अपने खेत में यूज कर सकता है। किसान को ये मशीनें खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर खरीदनी भी पड़ी तो काफी सब्सिडाइज रेट में उपलब्ध होंगी। पैडी स्ट्रॉ चॉपर, तो जो खेत में पैडी का भूसा बच गया है उसको चॉप करने के लिए मशीन देनी, मशीन मुहैया उपलब्ध करवानी। एंड जीरो टिल ड्रिल, ठीक है ना, ऐसी ऐसी मशीनें जिससे कि जो आपका भूसा है पैडी के खेत में उसको जलाने की जरूरत ना पड़े। ऐसे इस सब चीजों के लिए जो मशीनें हैं उसको सरकार जनता तक मुहैया करवाएगी, फाइनेंशियल रूप से जनता की हेल्प करेगी सरकार जनता की। ठीक है जी, तो आपने इसको में पढ़ लेना है। ये हमारा एक्शन प्लान है किसके ऊपर, क्लीन एयर के लिए। ठीक है जी, 4 धाम प्रोजेक्ट हमने पढ़ लिया था। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं जी भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो उसके बाद सरकार ने कौन कौन से कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन अडॉप्ट किए, कौन सा फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया टू डील विद सच इंसिडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी आज भी हमको हमारे दिलों को झंझोड़ देती है, तो क्या उसके बाद कुछ खास उपराले, कुछ खास उपाय किए गए, अगर किए गए तो क्या वो सक्षम है पूरी तरह से, है ना, और क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ लाइनें आपसे पूछ ले जाएंगे। द भोपाल गैस ट्रेजेडी was one of the worst industrial disaster in which toxic gas methyl isocyanide was released from Union Carbide factory। ठीक है ना, आपने पहले 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन दे देनी है कि ये वाली ट्रेजेडी क्या है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी जिसमें क्या है, टॉक्सिक गैस कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड निकली। ये आपने याद रखना, प्री में क्वेश्चन आ सकता है स्टेट लेवल पर खास तौर पर कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, उसने हजारों लोगों को मार दिया था, किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड लैक्स वर मेम्ड, और कईयों को अपाहिज कर दिया था। ठीक है, ऐसे लिख देनी है बात एक आध लाइन में। एट दैट टाइम इंडियन पीनल कोड वाज द ओनली रेलिवेंट लॉ स्पेसिफाइंग क्रिमिनल लायबिलिटीज फॉर सच इंसिडेंट्स। उस समय सिर्फ इंडियन पीनल कोड ही एक ऐसा कानून था कि जो ऐसी प्रकार की घटनाओं के लिए जवाबदेही जहां सजा के प्रावधान थे जिसमें, तो स्पेशल कोई लॉ नहीं था, इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत ही ऐसे केसेस को डील किया जाता था। फिर क्या हुआ, द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कौन सा डेवलप हुआ उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भोपाल गैस लीक एक्ट, ठीक है ना, भोपाल गैस लीक एक्ट 1985 बनाया गया। ठीक है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, एक साल के अंदर एक और एक्ट बनाया गया। इट गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सिक्योर क्लेम्स कनेक्टेड विद भोपाल डिजास्टर। तो जो मीन जनता को मुआवजा देने के लिए ये स्पेशल कानून बनाया गया भी, हाँ भी जो इस इंसिडेंट से प्रभावित हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर कानून बनाया टू सिक्योर क्लेम्स, ताकि जनता के क्लेम्स सेटल किए जा सके। ठीक है जी, तब ये कानून आया। ये किसके लिए था, स्पेसिफिकली भोपाल गैस के विक्टिम्स के लिए। फिर बाद में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना, तो ये क्या है, ओवरऑल एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए एक्ट 1986 इंपॉर्टेंट है, ये ईपीए। अंडर इट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड रूल्स टू रेगुलेट हैजार्डस सब्सटेंसेस। तो सरकार ने ऐसे रूल बना दिए जिससे हैजार्डस सब्सटेंसेस को सरकार रेगुलेट करती है। मेन क्या है कि हैजार्डस सब्सटेंसेस हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ओवरऑल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना 1986। ठीक है जी, द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जवाबदेही लायबिलिटी, एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट, बड़ी कड़ी लायबिलिटी तय की गई, वाज फार्मुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रिंसिपल दिया, हाँ भाई जिस इंडस्ट्री से नुकसान हुआ है उस इंडस्ट्री की लायबिलिटी बनती है कि आप भाई भरपाई करो। हजार्डस वेस्ट रूल्स वर फाउंड, तो इसी प्रकार जो आपके हजार्डस वेस्ट है हमारा, किसी भी फैक्ट्री से निकलने वाला हानिकारक वेस्ट, तो उसके लिए भी रूल बनाए गए। ठीक है जी,
पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है जी, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट बना। इसके तहत क्या था, इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंट हैपन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। हजार्डस सब्सटेंसेस की हैंडलिंग के दौरान अगर कोई खुदा न खास्ता दुर्घटना हो जाए तो किसकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। और इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई। बेसिक शब्द क्या हो गया जहां पर, इंश्योरेंस। द एनवायरमेंटल रिलीफ फंड वाज सेट अप अंडर द अबव एक्ट। तो इसी एक्ट के तहत एक फंड सेट किया गया जिससे जनता को मुआवजा दिया जा सके। ये बात हो गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज फाउंड टू हियर केसेस रिलेटेड विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एनवायरमेंट के साथ संबंधित कंसर्न से निपटने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसे कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है जी। इसी के साथ साथ सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट भी बना। जब हम न्यूक्लियर डील वगैरह कर रहे थे यूएस के साथ, तो जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे थे तब सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट भी आया भी। हाँ भी अगर खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए न्यूक्लियर रिएक्टर से तो फिर कौन जवाबदेह होगा, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट। तो ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए ताकि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, जनता को नुकसान ना हो, ठीक। हजार्डस वेस्ट से, हजार्डस केमिकल से, इंडस्ट्री से, इन सब से। पर कुछ कुछ दिखते हैं वो क्या है और क्या क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या नीडेड है। प्रॉपर सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ रिस्क। ऐसा सिस्टम लाओ कि जो जो रिस्क है उसके बारे में हमको पहले से पता लग जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी, फिर उसको प्रिवेंट भी करना। दिस रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड द सोसाइटी एज वेल। सबका कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। किस किस का, जो मैं बात बार बार कहता हूँ, सरकारों का, प्राइवेट सेक्टर का, सिविल सोसाइटी का, सब इकट्ठे होकर काम करें। प्रॉपर पॉलिसी चाहिए, किसके लिए, फॉर टेक्निकल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए। प्रॉपर बजटरी एलोकेशन, फाइनेंस के बगैर तो बात बनेगी नहीं, ये भी चाहिए। और सेफ्टी वेयर्स। फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अकाउंटेबिलिटी तय करो, जवाबदेही तय करो। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई साहब कौन है जिम्मेवार, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी बहुत जरूरी है। लिख दो फिर सार। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इकोलॉजिकल डैमेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप करिए पर इंसान और वातावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। सो प्रॉपर मेजर्स शुड बी टेकन अर्जेंटली टू सेफगार्ड ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ अलॉन्ग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमको इंसानी हेल्थ सेव करनी है, एनवायरमेंट सेव करना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करो, प्रॉपर मेजर्स लेकर आने चाहिए। बस ऐसे कुछ लिखकर आपने क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।